घर खरीदना चाहिए या किराए पर लेना चाहिए। देखिए ऑनलाइन आप देखोगे सारे क्रिएटर्स जो कंटेंट बना रहे हैं, कुछ आपको बोलेंगे कि अगर आप घर नहीं ले रहे हो तो आपके जितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई है नहीं। कुछ है जो आपको बोलेंगे कि अगर आप घर ले रहे हो तो आपके जितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई है नहीं। जिंदगी भर ना घर को किराए पर ही रखना, उसको कभी मत खरीदना। लेकिन चलिए आज ब्रेक डाउन करते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ एक्चुअली सेंस करती है। एंड देखिए आज आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि घर खरीदने के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रेंट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और उनको सबको एक साथ भी लाएंगे और डिस्कस करेंगे कि आपने घर कब खरीदना चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे घर खरीदने की। घर खरीदने की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस जब हम देखते हैं ना, तो यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज इन माय ओपिनियन इज द इमोशनल रिटर्न ऑफ बाइंग अ हाउस। क्योंकि अब देखिए घर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यानी इस पर बहुत सी रिसर्च की गई है, बहुत से अलग ओपिनियंस है। ऊपर से घर कितना महंगा हो गया आज के ज़माने में, इस पर भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन घर खरीदने का ना एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। देखिए हम इंसान हैं, मशीन नहीं। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाले होते वर्सेस 10 लाख रुपए का घर लेना, आपको आज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। लेकिन देखिए घर खरीदना ना हम ह्यूमंस के लिए एक पीस ऑफ माइंड वाला फैक्टर होता है। स्पेशली अगर आप एक फैमिली बिल्ड कर रहे हो, जब आपकी शादी होती है, जब आपको बच्चा होता है, तो उसके बाद एक अपना घर होना ना बहुत से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अपनी खुद की एग्जांपल दूं तो एज अ चाइल्ड मैं बहुत ही ज्यादा बदमाश था। बार बार मेरे पेरेंट्स को टीचर से फोन आते थे। अब इसी टाइम पे अगर हर 2 साल उनको घर शिफ्ट करने का और एक स्ट्रेस होता तो आई एम प्रीटी श्योर अब उनके सर पे जितने वाले उतने भी नहीं होते। नंबर 2, घर का कॉस्ट लॉन्ग रन के ऊपर हमेशा फिक्स्ड ही होता है। यानी कि अगर आपने आज एक घर खरीदा ईएमआई पे और आपकी ईएमआई बनती है 30,000 रुपए, तो अगले 20 सालों के लिए आपको यही 30,000 रुपए देने हैं। एंड ऑफ स्टोरी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको 2 तरीके से मिलता है। सबसे पहला, आपके घर की वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाती है आपकी ईएमआई बिल्कुल चेंज नहीं होती। और दूसरा एडवांटेज कि इन्फ्लेशन जो है ना, वो आपकी ईएमआई की रियल टर्म्स में वैल्यू कम कर देगा। तो अब यहां तक आपको ऐसा लगा होगा कि घर खरीदना तो एकदम नो ब्रेनर ऑप्शन है, मतलब ये सारे एडवांटेजेस इतने अच्छे हैं कि रेंट कोई क्यों करेगा। लेकिन अब चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। यहां पर गेम काफी चेंज होने लगता है। देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपका जो घर का टोटल वैल्यू होता है ना, आप उसका एटलीस्ट 20 to 25% एक्स्ट्रा दोगे बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉस्ट। अज्यूम कीजिए आपको एक घर पसंद आ गया, 1 करोड़ रुपए का घर। अब देखिए उस घर को खरीदने आपने जो भी रियल एस्टेट एजेंट से बात की, वो आपसे और उस घर के सेलर से एक फी चार्ज करेगा। ये फी काफी ज्यादा होती है। उतना ही नहीं, जब आप घर खरीदोगे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये भी लाखों में जाती है। उसके साथ आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ये भी बहुत ज्यादा होता है। और जब ये सारी फीस एडअप हो जाती है ना, आप 1 करोड़ के घर के लिए ऑलमोस्ट 1 करोड़ 25 लाख रुपए देते हो। और 25 लाख बिल्कुल छोटा अमाउंट नहीं है। और अब देखिए ये तो सिर्फ बात थी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। इसके साथ आपको अब इंटरेस्ट भी आएगा जो आप लोन पर चुकाओगे। लेकिन अब आप बोलोगे कि मेरे माँ बाप ने जो घर लिया था वो लिया था 10 लाख रुपए में, आज उस घर की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। अब देखिए घर खरीदना आसान होता है, बेच के दिखाओ। घर जो होता है वो एक बहुत ही ज्यादा इलिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि घर यूनिक चीज है। हर एक घर अलग होता है, हर एक लोकेलिटी अलग होती है, उस लोकेलिटी के सारे लोग अलग होते हैं, उस घर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें कितने बेडरूम है, उसका वेदर कैसा है, उसका वास्तु कैसा है, सारी चीजें मैटर करती है। तो इसीलिए घर खरीदना आसान हो जाता है, लेकिन जब उसको बेचने की बारी आती है ना, तो बहुत लोग वहीं पर थक जाते हैं। आप और हम जिस जमाने में जी रहे हैं ना, हमने घर के प्राइसेस को अच्छे डायरेक्शन में मूव होते देखा है। लेकिन अब आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। एक नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है मिस्टर रॉबर्ट शिलर, जिन्होंने हाउसिंग मार्केट की एनालिसिस की। उन्होंने देखा कि 100 सालों के पीरियड पर यूएस का जो हाउसिंग मार्केट था, इसने कैसा परफॉर्म किया। अब देखिए 1915 से लेकर 2015 तक यूएस मार्केट ने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निकालने के बाद सिर्फ 0.6% पर ईयर का रिटर्न दिया। अब देखिए मैं इस डेटा को बिल्कुल भगवान नहीं मान रहा। अगर आपने 2008 के क्रैश के 2 से 3 सालों पहले एक घर लिया था और उसको तुरंत बेचने की कोशिश की क्रैश के पहले, तो शायद आपने बहुत पैसे कमाए होते। अब यहां पर वापस मैं अपनी खुद की एग्जांपल दूंगा। अगर हमने देखा कि हमने घर जब खरीदा था वर्सेस उसकी आज की वैल्यू, तो हमने रफली एनुअली 8% का गेन देखा। लेकिन अब देखिए 8% का गेन तो आपको गोल्ड में भी मिल जाता है। एंड एज आई सेड, गोल्ड को बेचना बहुत आसान होता है, शेयर्स बेचना बहुत आसान होता है, घर बेचना बहुत मुश्किल होता है। बट अब ये भी चीज जो थी वो कंप्लीटली एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से थी। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जो हम इंडियंस सोचते हैं ना कि घर का प्राइस ना कभी नीचे नहीं जाता,
ये पूरी तरह से फ्लॉड है। मतलब अगर आप 1995 में भी देखोगे तो हमारी जो इमर्जिंग मार्केट क्राइसिस थी रियल एस्टेट मार्केट में, उस टाइम पे भी ना मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जो सारे मेजर सिटीज थे जहां पे रियल एस्टेट मार्केट काफी बूम कर रहा था, यहां पर भी एक बड़ा मार्केट क्रैश हुआ जहां पे प्राइसेस ऑलमोस्ट 35 to 40% से नीचे चले गए। क्योंकि देखिए ये भी एक मार्केट है, अगर लोगों को घर खरीदना अफोर्डेबल नहीं लगता तो वो घर नहीं खरीदेंगे। एंड द फाइनल डिसएडवांटेजेस, आपको घर खरीदने के साथ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ सकती है, आपके टैक्स को लेके गवर्नमेंट कोई रूल चेंज कर सकती है, आपके घर पे कोई मेजर चीज टूट सकती है, एंड इनफैक्ट गॉड फॉरबिड अगर कोई नेचुरल डिजास्टर भी आ जाता है तो आपने जो सारी मेहनत करके घर खरीदा था वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ये लायबिलिटी जो होती है वो आपके सर पर होती है। अब हम बात करते हैं रेंटिंग की। यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये बहुत तो बहुत सस्ता होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको 1 करोड़ रुपए का घर खरीदना है तो ऑब्वियसली आपको 20% तो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। बाकी के 80 लाख का अगर आप लोन लेते हो 7% पे, 7% करंटली एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। आप मंथली ईएमआई 62,000 रुपीज पे करोगे, लेकिन ग्रांटेड ये 62,000 ना अगले 20 सालों के लिए सेम रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही सेम चीज रेंट के केस में देखते हो, 1 करोड़ का घर आप इजीली 24,000 रुपीज में रेंट कर सकते हो। क्योंकि देखिए अगर आपको मेट्रो सिटीज में घर रहने के लिए रेंट पे चाहिए तो उसकी रेंट कैलकुलेट करना काफी आसान है। ऑन एवरेज आपको 0.24% ऑफ द टोटल हाउस वैल्यू ये मंथली रेंट मिलती है। अब देखिए आप बोल सकते हो कि आपको एक ऐसा घर पता है जहां पर ना रेंट एक्चुअल में बहुत महंगी थी, तो ये वन ऑफ चीज हो सकती है। लेकिन जो मैक्सिमम घर होते हैं ना वहां पर ये रूल अप्लाई करके आप अप्रोक्सीमेट रेंट निकाल सकते हो। लेकिन अब ये रेंट ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल के लिए सेम होगी। रेंट जो होती है वो आपके घर के वैल्यू के साथ बढ़ती है, एंड ऑन एवरेज जो होम का वैल्यू होता है ना वो इन्फ्लेशन रेट पर बढ़ता है उससे थोड़ा ज्यादा। तो अगर हम इन्फ्लेशन रेट भी अप्लाई करके देखेंगे ना तो अगले 10 सालों के लिए जो आपको रेंट मिलेगी वो इस 62,000 रुपीज से कम ही होने वाली है। एंड द सेकंड बेस्ट एडवांटेज इज आपको मेंटेनेंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इन चीजों के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये सारी चीजें आपकी फिक्स्ड रेंट में इंक्लूडेड होती है, तो जो भी आपकी रेंट है उसे 1 साल के लिए या 2 साल के लिए वही आपको पे करनी है। एंड आप पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, अगर घर को कुछ हो जाता है जिम्मेदारी आपकी नहीं है। एट मैक्स आपके जो पैसे जाएंगे वो थे डिपॉजिट के। अब चलिए डिसएडवांटेजेस पर जाते हैं, लेकिन एक मिनट, मैं आपको एक एडवांटेज तो बताना भूल गया, वो है नीचे का सब्सक्राइब बटन। अगर आप उसको दबा लोगे तो आपको ऐसी वैल्यू एडिंग वीडियोस हफ्ते में 2 बार मंडेज को और थर्सडेज को देखने मिलेंगे, और हर एक दिन शॉर्ट्स भी। और अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप हमेशा मार्केट रेट ही पे करोगे। जो भी घर का मार्केट वैल्यू होगा उसके ही एज अ परसेंटेज आप उसकी रेंट पे करोगे। अगर सडनली हमको इन्फ्लेशन दिख जाता है बहुत सारा, या फिर रियल एस्टेट मार्केट में बूम आ जाता है, तो आपकी रेंट भी उस हिसाब से ही मूव करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इज द इमोशनल रिटर्न। एज वी मेंशन्ड, आपको बार बार घर मूव करना पड़ेगा, हर 1 से 2 साल आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, और शायद आपको सेम लोकेलिटी में आपके पसंद का घर मिले भी ना। ये सारी चीजें ना आपके लिए बहुत इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती है, टैक्सिंग हो सकती है। तो अब आप बोलोगे यार आदित्य तूने डिसएडवांटेज एडवांटेज हर चीज बता दी, कंक्लूजन क्या है, हमने घर लेना चाहिए या नहीं? देखिए ये चीज आप सिंपली 3 क्राइटेरिया चेक करके डिटरमाइन कर सकते हो। आपको बैठना है और अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं, और ये 3 सवाल आपको बताएंगे कि आपने घर लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहला, क्या मैं फाइनेंशियली और पर्सनली स्टेबल हूं? यानी ये क्या मेरी स्टेबल इनकम आ रही है, क्या मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप वाला सर्कल है सबके साथ वो ठीक है। एग्जाम्पल बीइंग, अगर आप सिंगल है आप 1 BHK में रह सकते हो, लेकिन अगर आपकी कुछ ही सालों में शादी होने वाली है तो आपको वापस घर अपग्रेड करना होगा, बड़े घर में मूव करना होगा। तो पॉइंट इज आपका पर्सनल लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल है, इसमें ना आगे के शायद 5 से 10 सालों के लिए कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। नंबर 2, आप जो भी घर देख रहे हो आप वहां पर एटलीस्ट 10 साल रहने पर प्लान करते हो। अब 10 साल इसलिए क्योंकि एज वी सेड द ट्रांजैक्शन कॉस्ट घर खरीदने का ये बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अगर आप 10 साल वहां पे रहोगे तो उस घर की वैल्यू एटलीस्ट उतनी बढ़ेगी कि आपके सारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कवर हो जाए। एंड लास्टली नंबर 3, द गोल्डन रूल, आपके पास घर खरीदने के पैसे हैं, यानी कि आप कंफर्टेबली 20% से 30% घर की डाउन पेमेंट कर सकते हो, और बाकी जो भी पैसे आप इंटरेस्ट में चुकाओगे वो भी आप इजीली चुका सकते हो आपकी मंथली सैलरी से। और बेटर एट, आपके पास इतने सारे पैसे कि आप एटलीस्ट 50 से 70% डाउन पेमेंट कर सकते हो, या फिर सिंपली घर को कैश में खरीद सकते हो। पॉइंट इज आप उस घर को अफोर्ड कर सकते हो कंफर्टेबली। एनीवे, आपको क्या लगता है घर खरीदना एक ऑप्टिमल डिसीजन है या नहीं? कमेंट्स में मुझे बताइए, और ऐसे ही वैल्यू एडिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हफ्ते में 2 बार ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं आपके लिए, और हर एक दिन शॉर्ट्स भी। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना।